दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉर्ज होगन नोल्स की बुक इन द ग्रिप ऑफ द इंडियन जंगल्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है अंडर कैनवास विद ए राजा। पुराने दिनों की बात है, हिमालयन फुट हिल्स में पहाड़ों और जंगलों की सुंदरता, चाहे आप बात करें शिवालिक हिल्स की देहरादून के नज़दीक, चाहे आप बात करें नैनीताल के नज़दीक, और चाहे आप बात करें लखीमपुर खीरी के नज़दीक। जो पुराने ज़माने के शहंशाह होते थे वो सर्दियों में शिकार की ट्रिप ऑर्गेनाइज करते थे। बहुत बड़े स्तर पर शिकार की ट्रिप। ये सिर्फ टाइगर का शिकार नहीं करते थे, ये हाथियों को पकड़ते भी थे, खेड़ा टेक्निक से, यानी बड़ी बड़ी बल्लियों के पिंजरे से बना के, या फिर गड्ढे में गिराने वाली टेक्निक से भी। स्पॉटेड डियर को जाल का प्रयोग करके फंसाया जाता था, यानी एक तरफ लगा दिए जाते थे बड़े बड़े जाल, दूसरी तरफ से स्पॉटेड डियर के झुंड को हाँका जाता था। जाल के अंदर जाके डियर फंस जाते थे, पीछे से जाल को बंद कर देते थे। अब पुराने जमाने में जब शहंशाह इस तरह की शिकार की ट्रिप ऑर्गेनाइज करते थे तो उसमें शक्ति प्रदर्शन भी होता था, और आसपास के इलाके के छोटे राजा जमींदार इन्हें आना ही आना होता था। इन्हें उपहार भी लेके आने होते थे, अपनी तरफ से हाथी भी लाने होते थे शिकार करने के लिए, आदमी भी लाने होते थे, और शहंशाह के शिकार का पूरा इंतजाम करना होता था। अगर नहीं करोगे तो गुस्सा झेलोगे शहंशाह का। अब अगर कोई राजा या जमींदार किसी भी तरह से इस शिकार ट्रिप पर नहीं आया तो फिर मुगल दरबार से उसके पास आ जाता था एक सम्मन, और यह सम्मन होता था शहंशाह के हुक्म की नाफरमानी के खिलाफ सम्मन। अब इस हुक्म की नाफरमानी के बदले आपको कुछ भी पनिशमेंट मिल सकता था। तो सारे राजा, सारे जमींदार कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से ऐसा ना हो पाए कि वो और उनके सेवक ना पहुंचे शहंशाह के शाही शिकार में। तो आसपास के सभी राजा जिन्हें निमंत्रण भेजा गया होता था, सभी जमींदार अपना साजो सामान लेके, अपने शिकारी लेके, अपने सैनिक लेके, अपने उपहार लेके दिन और रात चलते हुए पहुंच जाते थे उस राजधानी में, उस जंगल में जिसे मुगल शहंशाह ने उस समय अपनी शिकार राजधानी बनाया होता था। अब ये लोग, जिन्हें कि नीले खून वाला बोला जाता था, वहां पहले ही पहुंच जाते थे। इतना पहले कि जब मुगल शहंशाह दिल्ली से चले भी नहीं होते थे। मुगल शहंशाह अपने साजो सामान और सैनिकों के साथ निकल पड़ते थे इन जंगल की तरफ। पहले से उनका स्वागत हो रहा होता था, और जब इतने सारे राजा और जमींदारों के सैनिक, हाथी निकलते थे तो आसपास के किसानों की फसल चौपट हो जाती थी, क्योंकि कोई भी देखता नहीं था कि किसकी फसल कहाँ चौपट हो रही है। अब अनाज वगैरह का इंतजाम इन गांव वालों, इन किसानों से ही किया जाता था, सिर्फ आदमियों के खाने के लिए नहीं, हाथियों के खाने के लिए और दूसरे जानवरों के खाने के लिए। तो इनके खेतों में भी सरकारी जानवर चरने के लिए छोड़ दिए जाते थे। कई किलोमीटर, कई मील दूर तक की फसलें तबाह हो जाती थी मुगल शहंशाह के शाही शिकार पर। अब शिकार के दौरान भी मुगल शहंशाह का शाही दरबार लगता था, जिसमें ना सिर्फ राजा, ना सिर्फ जमींदार, किसानों को भी नजराने पेश करते थे। और जब गरीब किसान अपनी फसलों से वंचित हो जाते थे, नजराने भी पेश कर देते थे। पूरे साल उन्हें दूसरों के यहाँ बेगारी करनी पड़ती थी, यानी बिना वेतन के काम, बदले में मिलता था सिर्फ खाना। अब लेखक यानी जॉर्ज होगन नोल्स बोलते हैं कि आज के भारत की तुलना करिए जब ब्रिटिश शासन है, कितनी खुशहाली है, कितना आनंद है। अब गरीब किसानों के साथ अन्याय नहीं किया जाता। आज ब्रिटिशर्स किसानों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये सब लेखक का कहना है। और आज भारत के लोगों के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, और भारतीय लोगों के दिल ब्रिटिश राज में मंदिर की घंटियों की तरह बजते हैं ब्रिटिश शासन की तारीफ करने के लिए। क्या सोच है, क्या दर्शन है। आज ब्रिटिश रूल के अंदर स्पॉटेड डियर के झुंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कितना भी खतरनाक हो, लेकिन
जाल के अंदर स्पॉटेड डियर को फंसाने का जो खेल था बड़ा ही रोमांचक था। और जब चीतल को जिंदा नहीं पकड़ना होता था तो उसका कत्ल कर दिया जाता था। अब जॉर्ज होगन नोल्स बोलते हैं कि मेरे एक शिकारी दोस्त थे जिनका कि नाम था शिकारी दिग। तो शिकारी दिग और मैं यानी कि जॉर्ज होगन नोल्स इतने खुश नसीब थे कि एक बार हमें मौका मिला था इस तरह के शिकार को अपनी आंखों से देखने का। ये बात है अवध की। अब अवध यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा है। एक बहुत बड़े भारतीय जमींदार ने शिकार ट्रिप का आयोजन किया था और हमें इनवाइट किया था। बहुत सारी जमीन, बहुत सारी खेती थी उन जमींदार के पास और लोकल लोग उन्हें बुलाते थे राजा के नाम से। हमारे साथ एक ऑफिसर भी थे जो कि ओपियम डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे। वो अपनी पत्नी के साथ इस शिकार ट्रिप पर आए थे। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी शिकारी थी और उनकी पत्नी भी बड़े और छोटे शिकार के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितने उत्सुक थे हम। वो राइफल चलाने की भी उतनी ही माहिर थी जितनी माहिर थी वो बंदूक चलाने की। अब ये जो बड़े जमींदार थे जिन्हें कि लोग राजा के नाम से बुलाते थे, बहुत ज्यादा उत्सुक थे हमें जाल के अंदर फंसा के हिरण मारने का जो शिकार था वो दिखाने के लिए। इसलिए उन्होंने भेजा था हमारे पास निमंत्रण, जिसे कि हमने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। अब पहले दिन जो हमने कैंप लगाया, राजा का जो महल था उससे बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं एक आम का बगीचा था, उसके अंदर हमने की थी कैंपिंग। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। आसपास गेहूं और दूसरी फसलें लगी हुई थी और चारों तरफ थे पेड़ ही पेड़। अब ये जो महीना था ये था दिसंबर का महीना। क्रिसमस के आने में 10 दिन बाकी थे। ठंडी हवा बह रही थी, खुशनुमा थी, थोड़ी सी सूखी हवा थी। माहौल में खुशी महसूस हो रही थी। हमें दूर दूर चारों तरफ छोटे छोटे गांव के घर नजर आ रहे थे, बांस के झुरमुट भी थे। अब जो वहां का माहौल था उसे देख के मालूम चलता था कि हम पूर्व में हैं और इंग्लैंड यहां से मीलों दूर है, कई समंदर के पार है। अब पूर्व में चाहे कितनी ही हरी घास हो, कितना ही सुंदर मौसम हो, लेकिन अंग्रेजों के लिए जितनी सुंदरता इंग्लैंड में है उतनी सुंदरता कहीं नजर नहीं आती। और कई बार इंग्लैंड की खूबसूरती को याद करके अंग्रेज भावुक हो जाते हैं। अब पहले दिन जब हम राजा के यहाँ पर आए तो हमने राजा की मदद करी बड़े शिकार की तैयारी करने में। अब जो प्रोग्राम तय हुआ था वो ये था कि करीब 3 से 4 हाथी जो कि राजा के हाथी थे उन्हें भेज दिया जाएगा उस साइट पर जहां पर शिकार किया जाना है, जहां पर लगाया जाना है अगला कैंप। और वो जगह थी यहां से करीब 2 या 3 मील की दूरी पर। हमें करीब 2 या 3 दिन उस नई कैंप साइट पर गुजारने थे। हमें अगले दिन सुबह घोड़ों पर निकलना था क्योंकि हाथी तो पहले ही पहुंच चुके होते नई कैंप साइट पर। अब वहां पर जब हम पहुंच जाते तो घोड़ों से उतरते और बैठ जाते हाथी के ऊपर। हाथी हमें 3 मील की दूरी तक और लेके जाते घने जंगलों में। अब सुबह सुबह जब हम निकले दिन बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। हमने किया छोटा हजारी यानी कि चाय के साथ लिए टोस्ट, चल पड़े घोड़ों के ऊपर जंगल की तरह। हर किसी के दिल में थी खुशी ही खुशी। अब हम लोग साथ ही साथ चल रहे थे। हम लोग थे 6 लोग जिसमें कि ओपीएम ऑफिसर की वाइफ भी थी। अब पहले तो हमने घोड़े सर पर दौड़ा दिए। उसके बाद कुछ मील चलने के बाद हमने घोड़ों को कहा आराम से चलो। अब जहां पर हमारे घोड़े चल रहे थे वहां पर खेतों में हल्की हल्की सुनहरी धूप आ रही थी। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। हमें वो बैलगाड़ियां नजर आ रही थीं जो कि हमारा सामान कैरी कर रही थी और जिनमें कोई गाड़ीवान बाहर सो रहा था, कोई इस बैलगाड़ी के शेड के अंदर सो रहा था। अब हम बैलगाड़ियों को ओवरटेक करके चले जा रहे थे। बैलगाड़ियां चल रही थीं घोंगे की चाल से। कहीं कहीं पर तो यह लाइन आधा मील लंबी लग रही थी। एक बैलों की जोड़ी आगे वाली बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलती जाती है, चाहे गाड़ीवान सो क्यों ना जाए। अक्सर ऐसा देखा जाता है जिन जंगलों में टाइगर की बहुतायत होती है वहां पर भी ये बैल आगे वाली गाड़ी के पीछे पीछे चलते रहते हैं, पूरी पूरी रात चलते रहते हैं। गाड़ीवान भी सोते रहते हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि कहीं टाइगर आके उन्हें मार ना दे, क्योंकि उन्हें अपने बैलों पर भरोसा होता है और बैल शायद अपने मालिक के भरोसे रहते हैं। अब इस तरह से कभी धीमे कभी तेज चलते हुए हम अपनी कैंप साइट पे पहुंच गए। बज रहे थे सुबह के 9। अब यहाँ पर हम बैठ गए हाथियों पर।
घने जंगल में बढ़ने के लिए। अब राजा बहुत ज्यादा उत्साहित थे। वो हमें तरीके बता रहे थे कि कैसे वो जाल में फंसा के हिरणों को पकड़ लेते हैं, यानी कि स्पॉटेड डियर को पकड़ लेते हैं। ये बातें करते करते हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर राजा के कुछ आदमी खड़े थे और उनके साथ थे कुछ पालतू चीतल, यानी कि स्पॉटेड डियर। ये पालतू चीतल जंगली चीतलों को बहलाने फुसलाने के काम में आते थे, यानी कि घर का भेदी लंका ढाए। अब हम राजा के साथ चलते जा रहे थे और राजा बोल रहे थे कि अब मैं आपको भारत की पारंपरिक शिकार विधि दिखाने जा रहा हूं। पुराने जमाने के सभी राजा महाराज इसी पद्धति से शिकार करते थे। ये पालतू डियर नहीं है, ये है मेरे चैंपियन। बड़े ही खूबसूरत डियर थे। कई के एंटलर्स यानी कि सींग 35 से 36 इंच बड़े थे। देखने में सुंदर लग रहे थे क्योंकि उनका खाना पीना राजा के यहाँ होता था। तभी हमने गांव के ढोल ढमाकों की आवाज सुनी, यानी कि बीट ऑर्गेनाइज की जा रही थी। राजा ने बताया कि ये जो ढोल बज रहे हैं, हमारे बीटर्स डियर को इस तरफ हाँक के ला रहे हैं जहां पर ये ओपन ग्लेड है और यहां पर उनका सामना होगा हमारे पालतू डियर से। अब अभी तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन राजा और उनके आदमियों ने हमें एक ऐसी जगह पर लेके गए जहां पर हम छिप सकते थे, लेकिन हमें ग्लेड साफ नजर आ रही थी। यहां से हम देख सकते थे ग्लेड में, लेकिन जो जंगली जानवर थे वो हमें नहीं देख पाते। और वैसे भी डियर की देखने की क्षमता कम होती है। हमारे साथ जो घोड़े थे उन्हें हमने पूरी तरह से ताकीद किया हुआ था कि वो हिनहिनाए नहीं, किसी भी तरह की आवाज ना करे। अब एक चीतल डियर का बहुत बड़ा झुंड जंगल से निकल के ओपन ग्लेड में आ गया। उनमें से कुछ इधर उधर देख रहे थे, कुछ तो घास चरने में लग गए। उनमें से कुछ ताकतवर डियर थे, उन्हें तो जैसे किसी खतरे का आभास ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वो खुले इलाके में आ गए, यानी अब वो सुरक्षित हैं। अब जो पालतू चैंपियंस थे, यानी कि पालतू डियर थे जिन्हें कि खुला छोड़ दिया था, अब वो लग गए अपने काम में। अब वो उस ग्रुप के यानी कि हर्ड के जो शक्तिशाली मेल थे उनकी तरफ बढ़े, अपने सींग हिलाते हुए, यानी कि उन्हें चुनौती देते हुए। अब इन्होंने जो चुनौती दी, उस चुनौती को स्वीकार कर लिया उस हर्ड के शक्तिशाली मेल्स ने, यानी कि उन मेल्स ने जो अपने हर्ड के रखवाले थे। वो भी अपने एंटलर्स को हिलाते हुए आए कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तो जो जंगली डियर थे वो थोड़ा सा अचकचा भी रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि ये जो सामने डियर खड़े हैं ये हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन हैं। लेकिन उनका यह शक थोड़ी ही देर में दूर हो गया, क्योंकि जब सामने वाले यानी कि पालतू चैंपियन ने उनके ऊपर हमला कर दिया, अब आपस में लड़ने में बिजी हो गए थे सारे के सारे शक्तिशाली मेल्स। अपने अपने सींग उलझा दिए थे अपने प्रतिद्वंदी से। अब जो पालतू चैंपियन थे यानी कि पालतू डियर थे, उनकी ट्रेनिंग ऐसे की गई थी कि उन्हें डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से सिखाया गया था। अब राजा ने हमें फुसफुसा के बताया कि ऐसी लड़ाई इसलिए करवाई जा रही है कि जो हर्ड के शक्तिशाली स्टैग्स हैं वो थक जाएं, यानी कि जब हम उन्हें हाके जाल में फंसाने के लिए, तो जो हमारे शिकारी उन्हें हाँक रहे होंगे उनके लिए खतरा कम हो जाए, क्योंकि एक स्टैग किसी भी इंसान की चुटकियों में जान ले सकता है। अब वो घड़ी आ गई थी जब शिकारी उन डियर को हाँकने के लिए आगे बढ़ने वाले थे। अब जो शिकारी आगे बढ़ रहे थे उनके हाथ में थी तलवारें, पतली रस्सी से बने हुए जाल। अब जो मादा हिरण थी, जो बच्चे थे या फिर जो मेल थे जो कि लड़ाई में बिजी नहीं थे, फटाफट भाग लिए। अब जो लड़ने में बिजी थे जंगली हिरण, पालतू ट्रेंड हिरण से उन्हें मालूम ही नहीं चला कि उनके पीछे खतरा आगे बढ़ रहा है। अब जो शिकारी आगे बढ़ रहे थे उनका प्लान था कि ये वापस जंगल में ना भागने पाए, इसके पहले शिकारी पहुंच जाएं जंगल और हिरणों के बीच में। अब वही हुआ जो शिकारी चाहते थे, वो पहुंच चुके थे जंगल और लड़ते हुए हिरणों के बीच में। अब वो आगे बढ़ रहे थे उन जंगली हिरणों की तरफ जिनके सिर अभी भी झुके हुए थे, पालतू ट्रेंड हिरणों से लड़ाई में। अब जो पालतू ट्रेंड हिरण थे वो इतने चालाक थे कि उन हिरणों का सिर कुछ ऐसी दिशा में लड़ रहे थे जब उन्होंने अपने सींग यानी कि एंटलर्स उलझाए थे कि उन हिरणों की पीठ यानी पूंछ का हिस्सा शिकारियों की तरफ रहे, उन्हें मालूम ही ना पड़े
कि उनकी तरफ बढ़ रहा है खतरा। अब हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि किसी हिरण को कैसे इतना ट्रेन किया जा सकता है। वो उन हिरणों को उतना मुड़ने ही नहीं दे रहे थे कि उन्हें हल्की सी भी झलक नजर आ जाए उन शिकारियों की। अब 6 जंगली हिरण 6 पालतू हिरणों के साथ लड़ाई में बिजी थे। उनकी तरफ बढ़ रहे थे 12 शिकारी। अब ये 12 शिकारी 2-2 के ग्रुप में थे और इनके बीच का गैप था करीब 20 से 30 कदम। अब राजा ने हमें बताया कि उनके पालतू हिरण दुश्मन को कभी बाएं कभी दाएं ढकेल रहे हैं, क्योंकि वो बराबर दूरी बना के रखना चाहते हैं जिस तरीके से शिकारी आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा वो उन्हें पीछे देखने का मौका भी नहीं देना चाहते। अब राजा ने यह भी बताया कि जैसे ही शिकारी आगे बढ़ रहे थे, पालतू हिरणों ने उनकी दूरी का अंदाजा लगा लिया था और वो उस दूरी को कम होते हुए देख रहे थे। अपनी पोजीशन भी उन 2-2 शिकारियों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे थे और अपने प्रतिद्वंदी को पीछे देखने का मौका भी नहीं देख रहे थे। इतनी सूझबूझ देखकर हम आश्चर्यचकित थे कि कोई जानवर, हिरण जैसा जानवर, इतना ट्रेंड कैसे हो सकता है, लेकिन जो था हमारी आंखों के सामने था। अब जो दूरी का अंदाजा लगाने की क्षमता थी हिरणों की, उसके बारे में राजा ने बताया कि एंटीलोप के अंदर भी ऐसी ही क्षमता होती है और बकरी के अंदर भी ऐसी ही क्षमता होती है। अब जो दाईं तरफ से आगे बढ़ रहे थे उनके हाथ में बड़े बड़े चाकू थे या फिर छोटी तलवारें थी, और जो बाईं तरफ से आगे बढ़ रहे थे उनके हाथ में थे जाल। अब जो 2 आदमियों की यूनिट थी, यानी कि शिकारियों की यूनिट थी, उनमें से एक आदमी शक्तिशाली था, एथलीट बॉडी वाला था, और वो था खाली हाथ। उसकी ड्यूटी थी कि उसे पकड़ना था जाल स्टैक के दूसरी तरफ से, यानी कि जब जाल फेंका जाता तो खाली हाथ वाला उसे पकड़ता और हिरण को लपेटने की कोशिश करता, और अगर वो हिरण एंटलर से हमला करने की कोशिश करे तो अपने शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल करके उस हिरण के सींग को पकड़ ले और अपने साथी को बचाए। अब बचाने के लिए उसे खुली छूट थी कि चाहे तो बचाने के लिए वो जाल का प्रयोग करे, चाहे प्रयोग करे उस छोटी तलवार या बड़े चाकू का। अब इन शिकारियों की भी ट्रेनिंग की गई थी। ये जो पालतू हिरण थे उनके सींग पकड़ के उन्हें रोकने की, यानी कि हिरण भी ट्रेन किए गए थे और ये शिकारी भी। अब शिकारी काफी नजदीक पहुंच गए थे उन जंगली हिरणों के, जो कि अभी भी बिजी थे लड़ने में पालतू हिरणों से। अब जो चाकू वाले शिकारी थे वो तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने हल्के हल्के वार कर दिए हिरणों पर, जो कि अभी भी पालतू हिरणों से लड़ने में बिजी थे। उन घातक वार को समझ नहीं पाए और जमीन पर गिर गए। अब जो बाईं तरफ से जाल लेके आ रहे थे उन्होंने भी जाल फेंक दिए और उन्होंने भी कुछ हिरणों को जाल में फंसा लिया। तो कुछ हिरण जमीन में पड़े थे जाल में फंसे हुए, लेकिन इसमें से कुछ आदमी मरते मरते बचे, क्योंकि उनके ऊपर हमला कर दिया था एक स्टैग ने, यानी कि जंगली हिरण ने, जो कि भागने में या फिर उस चाकू के हमले या फिर उस जाल से बचने में कामयाब रहा था। क्योंकि जिस वक्त ये शिकारी जाल फेंक रहा था और उस वक्त वो जंगली हिरण जो कि पालतू हिरण से लड़ने में बिजी था, दोनों ने अपने सींग फंसाए हुए थे, लेकिन पालतू हिरण और इसका सींग टूट गया। इससे ये उसके शिकंजे से निकलने में कामयाब हो गया। अब जैसे ही जंगली हिरण आजाद हुआ उसके फंसे हुए सींगों से, उसने जल्दी से टर्न लिया, और जैसे ही उसने टर्न लिया उसके सामने आ गए 2 शिकारी। शिकारियों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हिरण का एंटलर टूट जाएगा और एकदम से आजाद होकर पीछे पलटेगा। अब लेकिन ये शिकारी क्योंकि पूरी तरह से ट्रेन किए गए थे, तो अचानक से ये इधर उधर उछले और नीचे गिर गए, अपने चेहरे को नीचे जमीन पर टच करके। अब जिस शिकारी के हाथ में जाल था उसने अपना चेहरा तो बचा लिया, लेकिन उसकी थाइस को चीर दिया उस जंगली हिरण ने। लेकिन हम लोग फटाफट घोड़ों पर सवार होके तेजी से दौड़ पड़े उस शिकारी की जान बचाने के लिए। तो हिरण जंगल में भाग गया, नहीं तो आज पक्का मौत आ गई थी उस शिकारी की। अब जो पालतू हिरण थे उन्हें वापस बुला लिया गया। जो खतरनाक लड़ाई उन्होंने लड़ी थी उसके निशान अभी नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी छातियों से खून टपक रहा था। लेकिन उन्हें नहीं थी परवाह अपने घावों की। वो अपना सिर हिला रहे थे अपने मालिक की तरफ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके मालिक से उन्हें इनाम मिलेगा। अब जो घायल हिरण पड़े थे उन्हें शिकारी अपनी तलवार से मारे, उसकी जगह हमने उन्हें गोली मार दी ताकि वो मर सके आसान मौत। राजा ने भी कहा कि उन्हें पसंद नहीं है कि इस तरह से घायल हिरणों को चाकू से मारा जाए। अभी देखने में हमें बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था कि जो हिरण जाल में पकड़ लिए गए थे, जब उन्हें लेके जाया जा रहा था, अब उनके आगे और पीछे के पैर
बुरी तरह से मुड़े हुए थे जाल के अंदर। अब उन्हें लोड कर दिया गया था बैलगाड़ी में। अब इन्हें ले जाया जा रहा था राजा के घर पर। अब यहाँ पर जाके उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी उन पालतू हिरणों के साथ। अब राजा ने कहा जैसे ही वो नए इलाके के अभ्यस्त हो जाएंगे उसके बाद इनकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, कुछ ही हफ्ते लगेंगे, क्योंकि हिरण बहुत ज़्यादा समझदार जानवर होते हैं। अब अगले दिन सुबह हमारे शानदार मेजबान राजा ने कहा कि आज उन्होंने इंतजाम किया है बतख के शिकार का और हमें नाश्ता करने के बाद 10 बजे के करीब निकल पड़ना है। यहाँ से 2 या 3 मील की दूरी पर एक दलदली इलाका है, वहाँ मिलेंगी हमें बतखें। जहाँ पर हमने पकड़े थे डियर, चीतल, ये स्वयं उसकी उल्टी दिशा में था। अब जो नियत समय था यानी कि 10 बजे जब हम चलने के लिए तैयार थे, हमें फिर ढोल ढमाकों की आवाज़ सुनाई दी गांव के आदमियों की। अब ये आवाज़ आ रही थी राजा के रेजिडेंस की तरफ से, जो कि था करीब 2 मील की दूरी पर। हमें राजा के नौकरों ने बताया कि राजा एक मोटर कार में आने वाले हैं जिसे कि उन्होंने अभी खरीदा है लखनऊ से, और राजा बड़ी ही गर्व की अनुभूति करते हैं इस गाड़ी में बैठने पर, जिसका कि उन्होंने नाम रखा है हवा गाड़ी। ये गाड़ी एक ऐसे राक्षस की तरह है जिसको शक्ति मिलती है हवा से, और जब इसके पहिए घूम नहीं पाते तो ये एक दैत्य की तरह से गर्जना करती है। अब गांव के लोग जिन्होंने ये गाड़ी कभी देखी नहीं थी वो पूजा करने के लिए अपना सर झुका देते हैं, क्योंकि वो नमन करते हैं इस गाड़ी की शक्ति को। अब राजा साहब की जो गाड़ी थी, जिसे कि वो हवा गाड़ी बोलते थे या फिर हवा गाड़ी यानी कि भूत गाड़ी, उसके आने का टाइम हो गया था। लेकिन तभी शुरू हो गई जोरदार आंधी। आंधी क्या थी? पूरा का पूरा तूफान था। अब जब आंधी आई तो उससे हाथी बिदक गए, और जब बिदक गए तो महावतों ने बहुत कोशिश की संभालने की, लेकिन हाथी थे कि नहीं संभलने थे तो नहीं संभले। यहां से वहां भागने लगे। कई टेंट की रस्सियां उन्होंने तोड़ दी, टेंट बीच से चिर गए। लोगों में भगदड़ मच गई, क्योंकि धूल की वजह से भी कुछ नहीं दिख रहा था। अब लोगों को डर लग रहा था कि कहीं हाथी के पैरों के नीचे ना आ जाए। उन भागने वाले लोगों में मैं भी था, डिग भी था, और उस ओपीएम ऑफिसर की वाइफ भी थी। भागते भागते हम लोग पहुंच गए आम के बगीचे में। आम के पेड़ों के पीछे छिप गए। गनीमत थी कि आम के पेड़ काफी चौड़े थे, हमें छुपाने में सक्षम थे। नाश्ता भी जो बन के तैयार हुआ था, जिसे कि तैयार किया था ओपीएम ऑफिसर की वाइफ ने, जमीन पे बिखरा पड़ा था। यहाँ तो जान बचाने के लाले पड़े थे, नाश्ते की कौन सोचे। अब इस भगदड़ के बीच में राजा साहब वहां पहुंच गए। उनकी हवा गाड़ी या हवा गाड़ी यानी कि वो कार जिसे उन्होंने 1000 रुपये में खरीदा था, लेकिन कभी वो चलती नहीं थी, उसे लोग धक्का मार के चलाते थे, क्योंकि उसमें पेट्रोल होता नहीं था, कभी डाला ही नहीं जाता था। जरूरत क्या थी, इंजन काम करता ही नहीं था। जब राजा साहब वहां पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं था। राजा साहब हक्के बक्के खड़े थे, या फिर यूं कहें वो खुद भी डर रहे थे कहीं हाथियों की चपेट में ना आ जाए। थोड़ी देर बाद आंधी तूफान धीरे धीरे थमा। हम लोग आम के बगीचे से निकल के आए, राजा साहब से मिले। उन्होंने पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है, ये हमारे सारे टेंट बिखरे हुए क्यों पड़े हैं, क्रॉकरी भी यहाँ वहाँ पड़ी है। उनको जब बताया गया कि तूफान की वजह से हाथी बिदक गए और हाथियों की वजह से हम बिदक गए, सारे लोग ठहाका मार के हंसने लगे। राजा साहब भी हंस रहे थे। उसके बाद जब हमने राजा साहब की गाड़ी देखी तो देखा उसके 3 टायर पंक्चर थे। हमने कहा आपकी गाड़ी के ऐसे हाल क्यों हैं? बोले उसके बावजूद ये चलती है, लोग धक्का मारते हैं और ये चलती है। चलिए इसी गाड़ी में चलेंगे उस झील तक जहां हमें करना है बतखों का शिकार। हम लोग गाड़ी में बैठे, लोग धक्का मारते हुए जा रहे थे। 2-2.5 मील की दूरी थी उस झील से, जहां पर बहुत सारी बतखें हमें मिलने वाली थी, जहां हमें करना था शिकार। जब हम झील के नजदीक पहुंचने वाले थे तो राजा साहब ने आदमियों को ताकीद कर दिया कि कोई भी शोर नहीं मचाएगा, नहीं तो बतखें उड़ जाएगी। जब हम झील के नजदीक पहुंचे तो वहां पर एक बांस का झुरमुट था, एक छोटा सा हैमलेट था, कुछ घर बने हुए थे। वहां से बतखें हमें देख नहीं पाती थी। राजा साहब ने कहा कि सारे के सारे लोग अपनी गन्स तैयार कर लो। मैं कैरी कर रहा था 20 बोर की गन, क्योंकि 20 बोर की गन 12 बोर से अच्छा फायर करती है।
मेरा एक साथी था जो कि 28 बोर की गन भी इस्तेमाल करता था। अब जब हम लोग झील के किनारे पहुंचे तो वहां पर छोटी छोटी नाव थी जिसमें एक नाविक था जो कि चप्पू से नाव नहीं चलाने वाला था। वो नाव चलाने वाला था एक लकड़ी की बल्ली से, यानी कि झील में गहराई तक बल्ली को या बांस को गाड़ देता था, उसे धक्का मार के वो नाव चलाने वाला था। नाव में मात्र इतनी जगह थी कि एक शिकारी बैठ जाए, अपना कारतूस का बैग आगे रख ले, बीच में बैठना होगा, बैलेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा साहब ने बोल दिया था कि अगर बैलेंस गड़बड़ हुआ तो शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, क्योंकि इस झील में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। अब हम चले, बड़ी मुश्किल से बैलेंस बना रहे थे। बैलेंस भी बनाना था, बतखों का शिकार भी करना था, वो बतखें जो कि यहां से वहां उड़ने वाली थी। हमारे दूसरे आदमी यानी कुछ लोकल शिकारी भरमार बंदूकें लेके गए हुए थे और उस तरफ से यानी कि दूसरी तरफ से उन्होंने फायर करने शुरू किए और बतखें वहां से उड़ के हमारी तरफ आ रही थी। अब तो लाइन लगी हुई थी बतखों की, हम एक के बाद एक फायर कर रहे थे, बतखें नीचे गिरती जा रही थी और हर शिकारी के साथ थी एक स्पेयर बोट जिसमें कि मरी हुई बतखों को रखा जाना था। स्पेयर बोट वाले बड़ी मुश्किल से बतखों को इकट्ठा कर पा रहे थे। हमने इतनी बतखों का शिकार कर लिया था। मेरी 20 बोर की गन गर्म हो चुकी थी, मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा था। मेरे पास एक खाकी रंग का हैंडकरचीफ था, मैंने उससे उसे पकड़ा। उसके बाद जब दोपहर हो चली तो राजा साहब ने कहा अब बहुत हो गया, चलो बंद करते हैं शिकार को। उसके बाद जब हम लोग किनारे पर आए, लाइन से बतखें बिछा दी गई, अलग अलग शिकारी अलग अलग जगह पर खड़े हो गए और उसकी मारी गई बतखें उसके पास में बिछाई गई थी। नंबर 1 पर डिग आया था, उसके पास थी 70 बतखें। नंबर 2 पर मैं आया था, मेरे पास थी 50 बतखें। और नंबर 3 पर आई थी ओपीएम ऑफिसर की वाइफ, उनके पास थी 38 बतखें। राजा साहब भी दंग रह गए थे एक महिला के शिकार करने और निशाना लगाने की क्षमता को देखकर। और उसके बाद से राजा साहब का महिलाओं के प्रति नजरिया बदल गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।